सबसे पहले बजटरी कंट्रोल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है हमारा। बजट बेसिकली इज ए प्लान रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स। यानी बजट इज ए प्लान, प्लान के स्पेलिंग अगर लिखे हुए हैं, बजट इज ए प्लान फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड। फ्यूचर टाइम पीरियड के हम करते हैं विच इज नॉर्मली 1 ईयर एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं अगले 1 साल का अपना बजट बनाना चाहता हूँ हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस का। जब मैं वो बनाऊंगा, ठीक है, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मेरे फ्यूचर में खर्चे कितने होंगे। जब मैं ये प्लान करूंगा कि मेरे फ्यूचर में खर्चे कितने होंगे, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे, यानी जब एक्चुअली तौर पर मुझे पता चलेगा कि मेरे खर्चे कितने हुए हैं और वो बजट के मुताबिक नहीं होंगे या बजट से डिफरेंट होंगे, तो मैं सोचूंगा कि मेरा खर्चा क्यों ज्यादा हुआ। देन आई विल टेक करेक्टिव एक्शन, राइट। तो बजट हम एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, टारगेट परफॉर्मेंस। वी एस्टेब्लिश ए टारगेट टू अचीव एंड देन वी कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स विद दैट टारगेट। और जब वो टारगेट अचीव नहीं होता तो फिर हम करेक्टिव एक्शन की तरफ जाते हैं कि क्यों टारगेट अचीव नहीं हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई। एंड आई विल अगेन प्रिपेयर द बजट अगेन। सो बजट इज बेसिकली यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि जहां जहां मैं अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, उसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम विच इज यूज टू कंट्रोल कॉस्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर की कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? एस्टेब्लिश ए टारगेट परफॉर्मेंस एंड प्रिपेयर ए बजट फॉर दैट। हम देखते हैं कि फ्यूचर में हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें उतना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, हमारे पास क्या लेबर मौजूद है उतने यूनिट्स बनाने के लिए। ये सब हम बजट बना रहे हैं, फ्यूचर प्लान। फिर रिकॉर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम देखेंगे हमने बनाए कितने यूनिट्स। कंपेयर द एक्चुअल बजट टू द एब्जॉर्ब्ड बजट, यानी जो एक्चुअल बजट है उसके साथ जो हमने अपना बजट ज्यूम किया है उसे कंपेयर करेंगे और फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे कि हमें कहाँ गलती हुई है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल इज बेसिकली यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। इट इज ए डिवाइस विच कोऑर्डिनेट्स बिटवीन मैनेजर्स। सर वो कैसे? सेल्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि कितने यूनिट्स हम बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द कस्टमर। कि कस्टमर जो है वो हमसे कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन जितने यूनिट्स हम बेचना चाह रहे हैं क्या हम बना भी सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि जब मैं सेल्स मार्केट रिसर्च करूंगा कि मैं कितने यूनिट सेल कर सकता हूँ, अपना सेल्स बजट बनाऊंगा कि 500 यूनिट्स हम आसानी से 1 महीने में बेच सकते हैं, तो मैं देखूंगा कि क्या मेरा प्रोडक्शन मैनेजर वो यूनिट्स बना भी सकता है कि नहीं। इसका मतलब है कि सेल्स मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई हाँ भी। और फिर प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर को फोन करेगा कि भाई क्या इतने यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्या लेबर अबंडेंट मौजूद है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वर्किंग कैपिटल मौजूद है। इस तरह क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मैनेजर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डेवलप होती है। इंश्योर करते हैं हम कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कि कितनी अमाउंट की फ्यूचर में हमें जरूरत है। इट डिपेंड्स अबाउट द मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, पैसे कितने की जरूरत है। फिर कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है? कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है भाई कि प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि इतने यूनिट हम नहीं बना सकते, हमारे पास मटेरियल नहीं है। परचेज मैनेजर कह रहा है मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? कहेगा ठीक है यार, फिर इस तरह करते हैं, हम 500 यूनिट नहीं बेच सकते, तो कोई बात नहीं, हम 400 यूनिट बेचते हैं फिर। तो कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो आपकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, सबको आइडियाज को हम कंबाइन करते हैं। एवरी पर्सन नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी। हर बंदे को पता होता है कि उसने क्या करना है, कि ये टारगेट है जो उसने अचीव करना है, तो उसको पता होता है कि मैंने टारगेट अचीव करके देना है। प्रोवाइड द टारगेट अगेंस्ट द एक्चुअल आर आर कंपेयर्ड। ठीक है जी। जो टारगेट्स हम देते हैं वो एक्चुअल के साथ कंपेयर होते हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। बजट ऑल्सो हेल्प्स टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट, बैंक लोन। ये कैसे? जब आप बजट कोई बनाते हैं तो वो बजट आप
बैंक को भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में ये प्लान है, और इन इन जराए से हम कैश रिसोर्सेज अपने विदड्रॉ करेंगे, इतने यूनिट्स बेचकर हमें इतना पैसा फ्यूचर में जनरेट हो जाएगा जिससे हम आपकी बैंक की किस्त अदा कर देंगे। तो ये बैंक बजटिंग हेल्प करती है बैंक लोन लेने के लिए। ठीक है जी। डिसएडवांटेज में क्या आता है? बजट प्लान ऑन बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो पहली तो बात ये कि इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। फ्यूचर की बात, फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट कर सकता है यार? वो एग्जैक्ट तो नहीं होता ना ऑब्वियसली, तो बेस्ड एस्टिमेट पर बेस्ड होती है। डेंजर ऑफ रिजिडिटी होती है। डेंजर ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है कि मुझे एक स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता, मैंने उसको मुश्किल सवाल दे दिया सॉल्व करने के लिए, अब उससे तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना? तो ऐसे एम्प्लॉइज को जो हमें पसंद नहीं है, हम उसे ऐसा टारगेट दे देते हैं कि उसे अचीव ही ना हो। जब उसे अचीव ही नहीं होगा तो बेचारा परेशान ही होगा ना। तो क्या होगा? जो वो कर सकता है वो भी नहीं करेगा, कहेगा लो मैं नहीं खेलता भाई, ये तो इतना टारगेट मुझे दे दिया, ये तो मैं अचीव कभी जिंदगी में कोशिश करूँ तो नहीं कर सकता। तो डेंजर ऑफ रिजिडिटी होती है कि ऐसे टारगेट्स जो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल की जाते हैं ताकि वो कभी भी अचीव ना किए जा सके। एक्सपेंसिव टेक्निक है, एज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग है, रॉन्ग मोटिव के लिए इस्तेमाल की जाता है। स्लैक इन बजटिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस कम शो करते हैं एक्चुअल से, और अपनी इनकम ज्यादा शो करते हैं एक्चुअल से, इसे कहते हैं स्लैक इन बजटिंग। यानी जो बजट मैनेजर होता है ना, वो अपने जो CFOs होते हैं या अपने ओनर्स होते हैं, उनको शो करता है कि हम जो है ना वो 10 यूनिट इंशाल्लाह ताला इस महीने बना लेंगे, जबकि उसकी कैपेसिटी 11 यूनिट बनाने की है। 11 बना सकता है लेकिन कहता है 10 बना लेंगे। ठीक है जी। जब वो 10 बनाने की बात करेगा और 11 बना लेगा, तो वो अपने ओनर से कहेगा देखिए जी मैंने 10 का कहा था, मैंने 11 बना ली, हालांकि कैपेसिटी थी उसकी। इसे कहते हैं स्लैक इन बजटिंग, शोइंग showing too much expenses than actual, or showing too low expenses than actual। कम expenses शो करना, यानी कि फ्रॉड करना, धोखा देना, ताकि हमें जो है वो पता ना चल सके आपके ओनर्स को कि हम एक्चुअल रिजल्ट्स या हम अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर पा रहे हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ स्लैक इन बजटिंग के हवाले से। देखें मैंने ना अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा है कि हमारी कैपेसिटी जो है ना वो 100 यूनिट्स बनाने की है, लेकिन हम 90 यूनिट्स आसानी से मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने 92 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा थी, और 2 यूनिट्स जो हैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लिए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर सकता था, मैंने 90 ही मैन्युफैक्चर की। क्यों? क्योंकि मेरे ओनर को कभी ये महसूस ही ना हो कि मैं कम यूनिट बना रहा हूँ। उसको हमेशा लगे यार ये टारगेट अपने हमेशा अचीव कर लेते हैं। यानी जारी बात है कि मेरी कैपेसिटी 92 यूनिट्स बनाने की है, तो 90 यूनिट्स में हर दफा बना के पकड़ा दूंगा उसको। वो खुश हो जाएगा कि यार ये तो टारगेट जो रखता है अचीव कर लेता है। इसे कहते हैं स्लैक इन बजट। ठीक है जी। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग हमारे क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी बात की थी आपसे, आपको याद होगा कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में क्या होता है, क्वालिटी जो है आपकी प्रोडक्ट की, फिर एम्प्लॉइज की मोटिवेशन लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। एफर्ट उसकी कम हो रही है। आउटसाइड सप्लायर में भी एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, टाइम पे दे सकते हैं वो, क्वालिटी गुड की फर्क तो नहीं पड़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो हम डिस्कस पहले भी आपके साथ मैंने किए हैं। देखिए इसमें इसने क्वेश्चन में जैसे कहता है कि एक्सप्लेन 3 ways in which introduction of a system of budgetary control will affect the department manager of a business। ये मैंने आपको बताया है कि आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है और मैनेजर के हिसाब से आपने इसको जवाब देकर बताना है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की थोड़ी थ्योरी है। अब चलते हैं जी, हम आ जाएं वापस अपनी थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, जो मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। ये मेरी बुक के पीछे ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। मेरी बुक के पीछे ऑलरेडी ये थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। आप वहां से देखकर मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं की। ठीक है ना? लेकिन आप बड़ाए मेहरबानी कोशिश नहीं की आपने, अब आप कोशिश करें और ये थ्योरेटिकल पार्ट इसको तैयार करें। बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग ए सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन में चेक करते हैं ना एक्यूरेसी। इट enables टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप इनकम से अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। हेल्प्स टू लोकेट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स आर नोन।
परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड। ये सारी चीजें हैं जो कि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से ये चीजें आप ऑक्युपाई कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड कंट्रोल अकाउंट्स। फिर वी कैन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, वी कैन ड्राइव प्रॉफिट, वी कैन फाइंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ डबल एंट्री। वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लोकेटर एरर्स और फ्रॉड्स को लोकेट करते हैं हम इससे, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल नोन हो जाते हैं, और इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग आल्सो, और परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड। Suspense means uncertainty. If the trial balance is not equal, we will equalize the trial balance with the difference with the name suspense account. यही uses है suspense account। और बैलेंस शीट पे इक्वल ना आ रही हो तो उसके भी डिफरेंस हम suspense के नाम से लिख देते हैं। फिर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब आपको पता है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? इफ ए ट्रांजैक्शन इज होली omitted from the books of account। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? ओहो, ओके ठीक है, मैं जस्ट सॉरी, मैं समझा रिकॉर्डिंग बंद की हुई मैंने। तो उसके बाद क्या होता है जी? एरर ऑफ जो है आपका कमीशन है कि करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द सेम क्लास ऑफ अकाउंट बट इन द रॉन्ग अकाउंट। क्लास ऑफ अकाउंट सेम है लेकिन डिफरेंट अकाउंट में आपने लिख दिया। यानी आपने रेंट को डेबिट करना था, आपने सैलरीज को डेबिट कर दिया। आपने फर्नीचर को डेबिट करना था, आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर प्रिंसिपल एरर हमारा क्या होता है जी? प्रिंसिपल एरर हमारा क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन ऑन द सेम साइड बट इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। क्लास ऑफ अकाउंट इसमें बदल जाती है। आपने रेंट मशीनरी को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया कैरिज को। आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया सेल को। सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन द फर्नीचर अकाउंट, या सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड एज सेल्स। बेटा लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट याद रखिएगा। कंट्रोल अकाउंट बना के आप इन एरर्स को नहीं ढूंढ सकते। कौन से? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, they cannot be find out even after preparing control account reconciliation। omission और commission के error जो है वो find out नहीं कर सकते, या complete reversal के भी, क्योंकि ये limitation है control account की। reason for credit balance in sale ledger control account: at times some debtors may have small credit balance and creditors may have small debit balance। यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कभी क्या होता है कि कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स को पैसे हम गलती से क्या कर देते हैं बेटा, ज्यादा रिसीव कर लेते हैं उनसे। दे हैव पेड अस इन एडवांस, तो वो पैसे हमें वापस करने पड़ते हैं। वाई? बिकॉज उतनी अमाउंट से हमारा क्रेडिट बैलेंस बन जाता है जो कि लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। या कुछ लोग ने सेल्स रिटर्न की हैं बट वी आर येट टू मेक द पेमेंट बैक टू देम। चीजें तो वापस आ गई हमें लेकिन पैसे हमें अभी तक हमने वापस नहीं किए, तो उससे भी आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करें। या आपने डिफेक्टिव गुड्स बेच दिए थे, उन्होंने वापस कर दिया आपको, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए बिकॉज वी यू हैव चार्ज देम, ओवर चार्ज कर दिया आपने ट्रेड रिसीवेबल्स को। ठीक है जी, तो ये रीजंस हैं आपके क्रेडिट बैलेंस होने के या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होने। पार्टनरशिप एक्ट जब काम करता है, जब याद रखिएगा एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर, ये सब आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने बिजनेस में अच्छे तरीके से पढ़े। पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं। जब पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल होता है ना, if there is no agreement or in the absence of partnership agreement, then partnership act 1932 is to be followed। एक्ट क्या कहता है? all partners are entitled to contribute equally to the capital of the partnership। प्रॉफिट लॉस भी इक्वल शेयर होगा, कैपिटल भी इक्वल लगाएंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, सैलरीज विल नॉट बी देयर, बट देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 5%। आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन इन पार्टनरशिप देन पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल। और इसके रूल्स क्या हैं कि पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट इक्वली इन कैपिटल एंड दे विल आल्सो शेयर, they will also get equal share in the profit। There will be no interest on capital, no interest on drawing, no salaries। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा which is going to be 5% on the amount of loan। फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर बैड डेट्स जो है ना, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी एंट्री। रीजन फॉर इंक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के रीजन क्या होते हैं आपको पता ही है। पहला,
कि provision is created for the expected future doubtful debts for which we take out some amount from profit and we record it as a loss according to prudence concept. तो prudence concept कहता है कि future losses should be recorded before its occurrence. और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? Profit will be overstated. ठीक है जी, क्योंकि आप provision as expense नहीं लिखेंगे तो profit overstate हो जाएगा. दूसरा, trade receivables will also be overstated. Trade receivable भी overstate हो जाएंगे क्योंकि वो actual trade receivable show नहीं करेंगे. तो profit will be overstated, trade receivables will be overstated. ये दोनों चीजें overstate हो जाएंगी और आप मैचिंग और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे. बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं? अरे आपने कहा कि सर मैं तो फीस नहीं दूंगा, अब आपको दोबारा मैं तो इसी में फ्री पढ़ूंगा. तो क्या होगा? एमन के ये चला गया मुझे छोड़ के और पूरा महीना पढ़ के इसने कहा मैं सर दे दूंगा पैसे आपको, लेकिन ये पैसे दिए बगैर निकल गया. फिर 2 साल बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, टांग इसकी टूट गई, इसको याद आया सर हार इसके पैसे देने, वापस आया पैसे दे दिए. इसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. और इसकी एंट्री होती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी ऐसा अकाउंट जिसको आप ऑलरेडी बैड डेट्स में क्लोज कर चुके हैं, पैसे पूसे कोई नहीं मिलने, हम ट्रेड रिसीवेबल को कैंसिल कर चुके हैं, फिर भी वो पैसे आपको 2 साल बाद वापस रिकवर हो जाएं तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं, विच इज एन इनकम फॉर द बिजनेस. और उसकी एंट्री होती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड और वो हम इनकम में ट्रीट करते हैं. व्हाई बिजनेस प्रोवाइड डेप्रिसिएशन? सो दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, सो दैट assets should be recorded at its fair value, true and fair value in the balance sheet, or to spread the cost of asset over its useful life. लिख लें, why business depreciate, why business provide depreciation? To spread the cost of asset over its useful life. इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि depreciation is provided over the useful life of the asset. ये जरूरी है, to spread the cost of asset over its useful life. ठीक है, every asset loses its value with the passage of time. That decrease in value is called depreciation. ये भी कह सकते हैं. It is always calculated on non-current asset. ठीक है, non-current asset decreases its value by with the use. That is called depreciation. वो सब आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी. फिर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है. यूज ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट. शेयर प्रीमियम अकाउंट के यूजेस क्या होते हैं बेटा? टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू इशू बोनस शेयर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. और क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए भी हम शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसकी पिक्चर ले लें, अगर आपको याद रहे, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है ना, इसलिए कि शेयर प्रीमियम हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. बोनस शेयर इशू करने के लिए तो पता है आपको. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इब्तदाई खर्चे. ठीक है जी, तो किसी भी कंपनी को डेवलप करने के लिए जो शुरू में खर्चे आप करते हैं ना, उसी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं. तो उनके इस्तेमाल के लिए भी आप राइट ऑफ करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आप शेयर प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हैं. और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए भी आप शेयर प्रीमियम से पैसे निकाल सकते हैं. डिबेंचर आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटी होती है ना, उसके लिए हम इशू करते हैं. उसके बाद जी देखें, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की हम बात कर रहे हैं. तो राइट शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है इसकी वो देखते हैं. राइट शेयर होते क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ. कि कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ये हक देती है कि वो मार्केट से कम कीमत पर, कंसेशन पर कुछ मजीद शेयर इशू खरीद सकते हैं. उन्हें कहते हैं हम राइट शेयर्स. राइट शेयर इज एन ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय मोर शेयर्स एट ए प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस. यानी मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस पर हम इशू करते हैं, उसे हम कहते हैं कि राइट शेयर्स कहलाते हैं हमारे. और राइट शेयर इज बेसिकली हम यूज क्यों इशू करने पड़ते हैं हमें? बिकॉज वी आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम. पैसों की जरूरत है कंपनी को. कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को कम कीमत पर राइट शेयर इशू कर देती है. इजी वे ऑफ रेजिंग फंड्स, आसान है बेटा, आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता. आपके जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट नहीं होते क्योंकि अपने शेयर होल्डर्स को आप दे देते हैं उतने अपने शेयर्स. इजी वे ऑफ रेजिंग फंड्स है. क्विक एंड अर्ली वे ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी. क्विक एंड अर्ली वे इसलिए कि जब आप घर में ही अपने ही शेयर होल्डर को कहेंगे कि शेयर खरीद लें तो बेटा आप जल्दी पैसे मिलेंगे ना. लेस एक्सपेंसिव वे एज नो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट इज नीडेड एंड लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेपर वर्क रिक्वायर्ड. ठीक है जी, तो लेस एक्सपेंसिव है, अखराजात आपके कम होंगे क्योंकि आपने ना एडवर्टाइज करना है, ना आपको एडमिन डिपार्टमेंट चाहिए. आप एक मेल करेंगे अपने ही शेयर होल्डर्स को कि जी हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, जिसने लेने आ जाए.
शेयर होल्डर विल गेट बेनिफिट बिकॉज शेयर्स आर इशूड एट कंसेशनल प्राइस। शेयर होल्डर्स भी खुश होंगे क्योंकि उन्हें शेयर मिल रहे हैं मार्केट से कम कीमत पर। कंट्रोल में बी रिटेन्ड एज परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग विल रिमेन द सेम। और कंट्रोल भी कायम रहेगा, क्यों? क्योंकि अपने ही शेयर होल्डर को आप मजीद शेयर इशू करेंगे तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। इंप्रूव्स लिक्विडिटी, ये पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ। डिसएडवांटेज में क्या है? डाइल्यूट शेयर होल्डिंग्स इफ राइट शेयर्स आर नॉट टेकन अप। ठीक है जी, अगर राइट शेयर नहीं टेकन अप हो रहे तो आपकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। मे रिजल्ट इन रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। आपकी मार्केट प्राइस शेयर की क्या हो सकती है? कम हो सकती है। सर कैसे? लोग सुनेंगे कि राइट शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि पीपल विल बी एबल टू फील दैट मे बी कंपनी के पास पैसे नहीं है। कंपनी के पास पैसे नहीं है तो लोग जो है वो शेयर खरीदना कंपनी के बंद कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है। कुछ शेयर होल्डर ने मिलकर फैसला किया कि हम राइट शेयर सारे हम ही ले लेते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग हमारी हो जाए। जब वो डिसीजन मेकिंग उनकी हो जाएगी सारी की सारी, तो फिर टेक ओवर ही हो जाएगा ना एक तरह से, वो जो चाहेंगे करवाएंगे। तो ये भी हो सकता है इसके अंदर। बोनस इशू में देखते हैं जी। बोनस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आप रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है जी। इफ यू हैव आइडल रिजर्व्स लाइंग, यू कैन कन्वर्ट दोज रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल, जिसे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कहते हैं। यानी उसमें सबसे पहले शेयर प्रीमियम यूज होता है, सबसे पहले शेयर प्रीमियम यूज होता है, उसके बाद हम यूज करते हैं जनरल रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग्स। डिवैल्यूएशन रिजर्व अब बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैसे हम रिजर्व में से निकालकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो ये कि आपके जो एक्सेस रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो अब बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, बिकॉज यूटिलाइज हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। दूसरा, कंपनी के पास जब बोनस शेयर इशू डिविडेंड देने के लिए कैश अवेलेबिलिटी ना हो तो कंपनी उस सूरत में बोनस शेयर इशू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी कंपनी शेयर होल्डर कहती है कि डिविडेंड हम आपको बोनस शेयर की सूरत में दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लेंगे शेयर होल्डर्स। कैश तो नहीं मिला लेकिन आगे उन बोनस शेयर पे डिविडेंड तो मिलेगा ना, और सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल भी, उससे अगले साल भी मिलता रहेगा। तो एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज शेयर कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग प्रेजेंट शेयर होल्डिंग्स। शेयर कैपिटल बढ़ जाता है आपका और शेयर होल्डिंग भी डाइल्यूट नहीं होती। डाइल्यूट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, पीछे भी आया था। देखिए मेरे पास अगर 10 शेयर है ना, तो मुझे 10 के बदले 2 शेयर मिल रहे हैं, तो मुझे कितने मिल जाएंगे बोनस? मेरी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 10 + 2 12 हो जाएंगे। जिसके पास 20 है उसे कितने मिलेंगे? 4। 20 + 4 24। ठीक है ना? तो मेरी और उसकी जो रेशो है शेयर होल्डिंग्स की वो सेम नहीं रहेगी। पहले मेरे 10 थे, उसके 20 थे, अब मेरे 12 हो गए, उसके 24 हो गए, डबल हो गए, पहले भी डबल थे। तो डाइल्यूट शेयर होल्डिंग इसमें नहीं होती। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स विदाउट पेइंग डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। रिजर्व्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैश की जरूरत भी नहीं पड़ती डिविडेंड देने के लिए। इजी वे ऑफ पेइंग डिविडेंड व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट कैश रिसोर्सेज। अगर आपके पास कैश अवेलेबल ना हो तो बोनस शेयर जो है वो आसान तरीका है डिविडेंड पे करने का। स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर ये कैसे? आपके पास या शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल कम है और शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है 50 लाख रुपए का और शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का। डज इट शोज ए गुड फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? बैलेंस शीट की अच्छी स्ट्रेंथ शो हो रही है? नहीं, ये शो हो रहा है ऐसे कि शायद लोग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तभी रिजर्व्स तो बहुत पड़े हुए हैं लेकिन शेयर कैपिटल कम है। तो आप रिजर्व में से पैसे निकालकर शेयर कैपिटल में डाल देंगे तो वो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी स्ट्रेंथ शो करती है, स्टेबलाइज पोजीशन शो करती है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू प्रेजेंट शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डर को मुफ्त में ये पैसे मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा शेयर मिल जाते हैं। नो इंक्रीज इन कैश इन केस ऑफ बोनस इशू। डिसएडवांटेज क्या है? बोनस शेयर इशू करने से कैश पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इक्विटी सेक्शन भी सेम रहता है। इफ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड मे बिकम डिफिकल्ट। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है ही नहीं, रिजर्व्स भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होगा? डिविडेंड पे करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप बोनस शेयर इशू कर चुके हैं। अर्निंग पर शेयर डिक्रीज आफ्टर बोनस शेयर्स। अर्निंग पर शेयर कम होगी। राइट शेयर में भी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी बेटा, क्योंकि जब आप राइट शेयर इशू करेंगे या बोनस शेयर इशू करेंगे तो शेयर बढ़ जाएंगे ना। जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट। एडमिन कॉस्ट भी इसमें थोड़ी बहुत जो आएगी वो भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसकी भी आप पिक्चर ले लें, क्योंकि देखिए राइट शेयर और बोनस शेयर के एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनका डिफरेंस भी पेपर में आता है। डिफरेंस भी आपने इसी तरीके से बयान कर देना है। ये तो पेपर में आना ही आना है इस दफा, तो इसलिए इसको तो आप लाजमी
याद कर लें कि पेपर में आना ही आना है। डिफरेंस क्या है जी? राइट शेयर विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द कैश, बोनस शेयर विल नॉट अफेक्ट कैश पोजीशन एट ऑल। बोनस शेयर से इक्विटी सेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। राइट शेयर इशू करेंगे तो आपका इक्विटी सेक्शन बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। राइट शेयर इशू कर सकते हैं आप प्रीमियम पर भी, लेकिन बोनस शेयर हमेशा पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पर इशू नहीं किए जाते। ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस है राइट शेयर और बोनस शेयर्स के। इसके अलावा भी आप डिफरेंसेस जो भी आपके जहन में हो, आप उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी का, आपको पता ही है। एक्सपेंस टू सेल रेशो क्या होती है? व्हेन टू रिकॉर्ड बैड डेट्स। ठीक है जी। जब क्या होता है, when a customer denies to make the payment on the due date, then we will record it as bad debts कि पैसे हमारे मर गए हम bad debts record कर लेते हैं because they cannot be recovered anymore. How rate of provision is decided? Why is provision for bad debts recorded? ये important part है कि rate of provision हम कैसे decide करते हैं बेटा? previous year bad debts है, ठीक है जी। amount of credit sale कितनी आपकी वो बताती है आपको। environmental factors, political factors, economical factors पर डिपेंड करता है ये कि आपने प्रोविजन क्या क्रिएट करनी है। और उसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट इज योर क्रेडिट पॉलिसी, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ प्रोविजन आप क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों रिकॉर्ड होती है बता चुका हूं। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसके बारे में जरा सुन लें। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू डिटरमिन। इसके एडवांटेज है। क्यों सर? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है यू आर यूजिंग ए प्लांट वाइड, फैक्ट्री वाइड rate for all overhead cost. How to calculate single overhead rate? Total overhead cost को जमा कर लेते हैं divided by base given into 100. इसका मतलब ये है, इसके डिसएडवांटेज में क्या आता है कि some departments use direct labor hours because they are labor intensive. So their overhead absorption rate should be calculated using direct labor hour base. Some departments used more machine hours. They are capital intensive. Their department rate should be calculated by using machine hour base. So, but if we calculate overhead absorption rate by single base, which can be labor hour or machine hour or direct labor cost base, any base, any single base used to calculate overhead absorption rate will result, क्या होगा? Will result in under or over absorption of overheads. या तो आपके जो ओवरहेड्स हैं वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे या ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। फर्ज कर लें आपके अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गई, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गई। तो ओवर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि आपने ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी है। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है एक्चुअल से ज्यादा है ओवर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल से ज्यादा है। जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। और सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इट मींस यू आर चार्जिंग हायर सेलिंग प्राइस फ्रॉम द कस्टमर एंड मे बी यू विल लूज कस्टमर because customer will not purchase goods from you because you are charging higher rate of selling price because of over absorption of overheads, because you are charging more overheads than actual. ये था हमारा सिंगल ओवरहेड रेट की अगर हम बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट मींस particular the product on which the cost is going to be incurred. जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और जिस पर कॉस्ट लग रही होती है उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। और कॉस्ट सेंटर क्या है? डिपार्टमेंट वेयर कॉस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रोडक्शन। एक डिपार्टमेंट, अ कॉस्ट सेंटर वेयर कॉस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रोडक्शन, लाइक मशीनिंग डिपार्टमेंट, लाइक असेंबली डिपार्टमेंट, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स आपको पता ही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वेयर कॉस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रोडक्शन, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैज नो they don't have any cost. They provide services to the production departments. They incur cost which is transferred to the production departments at the end. Service department की अपनी कोई cost नहीं होती। नीचे लिखा हुआ है service department provides services to the production departments. They incur cost for producing departments, so their cost needs to be charged to producing departments to whom they have provided the services. फिर क्या है जी? Why assets are revalued on the change of partnership? ये आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि गुडविल और ये आपके कोर्स से निकल गया, तो उसको हमें देखने की जरूरत
नहीं है। फिर रीजन वाई पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू डिस्करेज ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं, क्यों? ताकि ड्राइंग को डिस्करेज किया जाए, टू कीप इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ताकि पैसे बिजनेस में ही रहें, टू पेनलाइज पार्टनर्स, टू पेनलाइज पार्टनर्स, पार्टनर्स को पेनलाइज करने के लिए फॉर देयर ड्राइंग्स, कि वो ड्राइंग ना करें, उनकी ड्राइंग पर पेनलाइज करने। ठीक है जी। आए कह रहे जी, what product is produced in what quantity under limiting resources। तो आप लिख सकते हैं जी, in case of limiting resources we use to find product wise contribution per limiting factor। हम पहले contribution per unit निकालेंगे, then we will find contribution per limiting factor, और जिस प्रोडक्ट का contribution per limiting factor ज्यादा होगा we will produce them first। this is known as optimum use of resources, and this is how we will get maximum profit by using limiting resources, by producing that unit, that product first, which gives the higher contribution per limiting factor। काउंटिंग कॉन्सेप्ट याद करने हैं आपने सारे, बहुत जरूरी हैं। प्रूडेंस है, एक्रूअल है, ठीक है जी, ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मेरे लेक्चर में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो लर्न अकाउंटिंग विद सर हारिस के यूट्यूब चैनल पे जाके, उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर है बेसिक्स के अंदर। पहले ही जो मेरा चैनल में पहले ही जो बना हुआ है ना थ्रेड, उसमें आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लेक्चर मिल जाएगा बेसिक्स के अंदर, वहां से भी आप सुन सकते हैं अगर आप चाहें। ये तस्वीर ले लें इसकी, मार्जिनल कॉस्टिंग की। टाइम असल में ख़त्म हो गया है, कि मैंने तकरीबन आपको काफ़ी सारा करवा दिया है। अब बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इंशाल्लाह ताला इसको कवर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर हम करेंगे। ठीक है जी। वाई वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन मार्जिनल कॉस्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपको बताया, और आपको मैंने ये भी बताना था कि मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा एब्जॉर्प्शन मार्जिन की इनकम स्टेटमेंट का एक और कल, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर थोड़ी थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक तो आपको भेजी हुई थ्योरी, आपको पता है, गाइड 2। ठीक है जी। तो फिर वो सवाल भी कराऊंगा और फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स इन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट। Fixed cost is included in inventory under absorption costing, where in marginal costing only variable cost is included in the value of inventory. If closing inventory is higher than opening inventory, absorption costing will give higher profit and vice versa। इसकी पिक्चर ले लें, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर, क्योंकि इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होती है मार्जिनल कॉस्टिंग से। जब आप उस पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन में बढ़